हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रिलियंट माइंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2 मनी एक्सचेंज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो ये चैप्टर काफ़ी छोटा सा है, तो हम इसे एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। तो चैप्टर का नाम है मनी एक्सचेंज सिस्टम। तो पैसा और पैसे का एक्सचेंज होने का सिस्टम क्या है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक है हमारा मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सेकेंड है बार्टरिंग एंड थर्ड है हमारा यूज ऑफ करेंसीज एज मनी। तो इन तीनों टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। तो अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ हमें दिया है मनी इज यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। मनी इज एनीथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और रिसोर्सेज। तो मनी क्या है, मनी हमारा एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह से यूज होता है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज यानी कि अगर हमें दो लोगों के बीच में कुछ एक्सचेंज करना है तो वहां पे हम किस चीज का यूज करेंगे, वहां पे हम मनी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई प्रोडक्ट चाहिए तो जो शॉपकीपर और आप हो, तो शॉपकीपर आपको फ्री में नहीं देगा प्रोडक्ट। आप दोनों के बीच में एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए। यानी कि अगर शॉपकीपर आपको कोई प्रोडक्ट दे रहा है तो आपको भी रिटर्न में उसे कुछ देना होगा। तो वो जो रिटर्न में आप देते हो वो होता है हमारा मनी। मनी इज एनीथिंग दैट इज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो मनी क्या है, मनी एक ऐसी चीज है जो ग्रुप ऑफ पीपल यानी कि कुछ लोगों, कुछ यानी कि जो जैसा पूरी कंट्री है वो लोगों से ही बनी हुई है। तो सब लोग क्या करते हैं, एक कॉमन करेंसी को एक्सेप्ट करते हैं कि यही एक कॉमन चीज है जिसे हम पैसे की तरह से यूज करेंगे। तो जिस चीज को सारे लोग पैसे की तरह मतलब एक्सचेंज करने के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं वही क्या हो जाता है, वही हमारा मनी हो जाता है। Every country has its own system of coins and paper money. When you go to shop, you exchange money with the shopkeeper for books, pencil, games, clothes, etc. Money is used as a medium of exchange between the buyer, you, and the seller, shopkeeper for the गुड्स परचेज। तो यानी कि हर कंट्री में क्या होता है, अलग अलग तरह के कॉइन्स होते हैं और अलग अलग तरह के पेपर नोट होते हैं। जो कॉइन इंडिया में चल रहे हैं जरूरी नहीं कि वो अमेरिका में भी चले। अमेरिका के कॉइन्स अलग होते हैं, हमारे यहाँ के कॉइन्स अलग होते हैं। जो पेपर नोट इंडिया में चल रहे हैं यानी कि महात्मा गांधी जी जो हमारे नोट पे बने होते हैं वो आप अमेरिका जाके नहीं चला सकते, वहां पे आपको अमेरिकन करेंसी ही यूज करनी पड़ेगी। तो हर कंट्री के अलग कॉइन होता है, अलग पेपर मनी होता है और जो मनी का सिस्टम है वो भी हर कंट्री में अलग होता है। और जब आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हो तो बुक्स के लिए, पेंसिल के लिए, गेम्स के लिए, क्लोथ्स के लिए आप सबको क्या करना पड़ता है, एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज को यूज करना पड़ता है। और वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है हमारा, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज होता है हमारा मनी। जो बायर यानी कि आप जो आप खरीद रहे हो एंड सेलर यानी कि जो शॉपकीपर है, उन दोनों के बीच में हमारा जो क्या कराता है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होता है, वो होता है हमारा मनी। बट was it always like this? Did people always use money for a medium of exchange? Not always. There were times during the early period of civilization, society engaged in what was called as a barter system. तो जो मनी का सिस्टम हम आज यूज कर रहे हैं वो हम बिल्कुल जब शुरुआत हुई थी मनी की तब से हम वैसे ही नहीं यूज करते आ रहे हैं। कि जैसा मनी हम आज यूज कर रहे हैं ये हजारों साल पहले सेम ऐसा ही नहीं था। तो जो पहले के टाइम पे लोग थे यानी कि जो अर्ली पीरियड ऑफ सिविलाइजेशन था, यानी जो पहले के टाइम पे लोग थे वो क्या करते थे, वो बार्टर सिस्टम का यूज करते थे एज फॉर देयर प्रोडक्ट्स। यानी कि अगर उन्हें कुछ चाहिए होता था वो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को यूज करते थे ऑन द प्लेस ऑफ मनी। यानी कि वो पैसा जो हम आज यूज करते हैं पेपर नोट और करेंसी, उन्हें ना यूज करके वो क्या करते थे, बार्टर सिस्टम को यूज करते थे। तो अब पढ़ लेते हैं कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। तो बार्टरिंग एंड कमोडिटी मनी। तो पीपल इन अर्ली सिविलाइजेशन वर नॉट प्रीऑक्यूपाइड विद द थॉट्स ऑफ मनी, दे वर टू बिजी वरिंग अबाउट सर्वाइवल, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर। बट ओवर टाइम पीपल एंड सोसाइटीज sought ways to improve their economic lot in life. They sought ways to produce more and better goods and services and to produce them efficiently so that better use was made of resources. As a result, this search for better ways, a major evolution occurred, specialization. तो अब यहाँ तक समझ लेते हैं, जो हमारे अर्ली सिविलाइजेशन के जो लोग थे यानी कि जो बहुत ही पुराने टाइम के लोग थे, अगर हम बहुत पुराने टाइम की बात करें तो वो क्या है, उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था कि पैसा क्या होता है। वो क्या थे, वो बस अपने आप में बिजी रहते थे कि उन्हें खाना चाहिए, उन्हें कपड़े चाहिए, उन्हें शेल्टर चाहिए। क्योंकि पहले ही एकदम पैदा होते ही तो हर किसी को समझ नहीं आता था ना कि मनी क्या होती है।
तो जो हमारे अर्ली मैन थे, यानी कि जो पहले के टाइम के लोग थे, उन्हें पैसे से ज़्यादा कुछ लेना देना नहीं था। वो जानते ही नहीं थे कि पैसे नाम की चीज़ क्या होती है। वो बस क्या सोचते थे, उन्हें अपने लिए जीने के लिए खाना चाहिए, कपड़े चाहिए और एक जगह चाहिए जहाँ पे वो जी सकें और रह सकें। लेकिन जैसे ही कुछ कुछ टाइम बीतता गया, कुछ सालों के बाद लोगों को क्या समझ में आया, जैसे ही लोगों का ब्रेन थोड़ा सा क्या हुआ, डाइवर्ट हुआ अपने सिर्फ फूड, क्लोथ और शेल्टर के अलावा, जब उन्हें लगा कि उन्हें क्या चाहिए, इकोनॉमिक लाइफ चाहिए, यानी कि वो क्या करना चाहते हैं, अपनी लाइफ को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपनी लाइफ में फैसिलिटीज चाहते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने मनी को इन्वेंट किया। दे सॉट वेज टू प्रोड्यूस मोर एंड बेटर गुड्स। तो उन्होंने क्या सोचा कि सिर्फ खाना, कपड़ा और रहना ही लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है, अलग चीज़ें भी हमें करनी चाहिए। तो उन्होंने क्या सोचा, हमें जो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट हैं उन्हें प्रोड्यूस करना चाहिए और एक बेटर गुड्स एंड सर्विसेज लोगों को प्रोवाइड करानी चाहिए, यानी कि अच्छे प्रोडक्ट्स को हम यूज़ करें इन फ्यूचर, हम भी और लोग भी क्या करें, अच्छे गुड्स को यूज़ करें और अच्छी फैसिलिटीज़ को यूज़ करें। जैसे आज के टाइम पे जो हमारे पास गुड्स एंड फैसिलिटीज़ हैं और गुड्स एंड सर्विसेज हैं, हम आज भी इंसान क्या चाहता है कि ये फैसिलिटीज़ इंक्रीज होएं और हमें कुछ नई फैसिलिटीज़ मिले, कुछ नए प्रोडक्ट मिले। तो ऐसे ही पहले के टाइम पे जब लोगों ने सोचना शुरू किया, तो उन्होंने गुड्स और सर्विसेज को क्या करना शुरू किया, बेटर करना शुरू किया। उन्होंने सोचा कि अब हम क्या करें, सारी चीज़ों को फैसिलिटेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें, प्रोड्यूस करें अच्छे गुड्स और अच्छे सर्विसेज को, टू प्रोड्यूस देम एफिशिएंटली। अब देखो, जब हमें गुड्स और सर्विसेज को हमें प्रोड्यूस करना पड़ेगा तो हम उन्हीं लोगों को यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन हमारा एवोल्यूट हुआ, यानी कि जब लोगों को गुड्स और सर्विसेज चाहिए अपने लिए, तो उन्होंने क्या किया, स्पेशलाइजेशन को इन्वेंट किया। यानी कि स्पेशलाइजेशन हमारा वो प्रोसेस है जिसमें कुछ लोग क्या होता है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट होता है, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होता है। जैसे कोई बहुत अच्छा कुक होता है, जिससे बहुत अच्छे से क्या आता है, खाना बनाना आता है, तो वो क्या है, खाना बनाने में एक स्पेशल पर्सन है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन है, तो उसका उस चीज़ में क्या है, एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिलेगा। रेदर देन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग इंडिपेंडेंटली, पीपल बिगेन टू स्पेशलाइज perhaps in house building, clothing, food production. Through specialization, people's skill improved, enabling each person and hence the society to produce more things of better quality. तो जब हमने क्या किया, जब लोगों को बार्टर सिस्टम और कमोडिटी मनी हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई सामान खरीदना है तभी तो हम बार्टर सिस्टम या फिर मनी को यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें सामान बनाना पड़ेगा, तभी तो हम मनी की चीज़ें को मनी के बारे में बात करेंगे। तो जब लोगों को अच्छे गुड्स और अच्छे प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों ने क्या किया, सारा काम इंडिपेंडेंटली, यानी कि सब कुछ हम खुद ही कर लें। अब ज़रूरी तो नहीं ना कि अगर आपका दोस्त अच्छा खाना बना लेता है तो ज़रूरी नहीं कि आप भी अच्छा खाना बना सकते हो। तो इसलिए सारा काम खुद ब खुद करने से लोगों ने क्या सोचा कि हम सारा काम खुद नहीं करेंगे। जो काम में जो इंसान बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होगा, यानी कि जो काम जिस इंसान को सबसे अच्छे से आता होगा, वही काम वो इंसान करेगा। तो अब जैसे हमारी हाउसेज और बिल्डिंग्स, जैसे अब कुछ लोग ही होते हैं जो अच्छे से बना पाते हैं, जैसे जो आर्किटेक्टर्स होते हैं, वो क्या होता है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज होता है, उन्होंने इस चीज़ की पढ़ाई करी होती है। तो पहले के टाइम पे जब लोगों को अच्छे कपड़े और अच्छे फूड की ज़रूरत पड़ी, तो लोगों ने क्या करा, जो इंसान जिस क्वालिटी में, जो क्वालिटी उस इंसान में है, उस इंसान को वही काम दे दिया। तो स्पेशलाइजेशन से क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन से जो लोगों की स्किल्स थी वो इम्प्रूव हुई। अगर किसी को अच्छा खाना बनाना आता है और वो खाना बनाता रहेगा, तो क्या होगा, उसके अंदर की जो स्किल है वो डेवलप हो जाएगी। तो ऐसे ही लोगों की स्किल डेवलप हुई और क्या हुआ, इससे स्पेशलाइज जब हुई तो सारी चीज़ों की क्वालिटी जो है वो बहुत बढ़ गई। यानी कि अगर किसी इंसान को खाना बनाना आता है और आप कह रहे हो कि उससे बोलो कि वो कपड़े बनाए, तो वो खाना अच्छा बना सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि वो कपड़े भी अच्छा बनाए। तो अगर जो इंसान को जो काम आता है, अगर वो उसी काम को करेगा, तो क्या होगा, उस काम को बहुत ही ज़्यादा बेटर क्वालिटी हम प्रोवाइड करा सकते हैं। तो ये हमारा स्पेशलाइजेशन था। आगे में दिया है, however as specialization occurred and each person focused his or her economic activities on producing only one or few things, other challenges arose. If individuals specialized in one or a few area of production, how were they acquire the other things that were needed and wanted? How would a farmer acquire things not related to farming? तो अब देखो, जैसे कोई इंसान क्या है, जब लोगों को क्या लगा कि उन्हें अपनी ज़िंदगी में सारी चीज़ों की ज़रूरत है, उन्हें अब सर्विस भी चाहिए अपनी लाइफ में, अपनी लाइफ को ईजी करने के लिए, उन्हें फूड, क्लोथ, शेल्टर सब कुछ चाहिए, ताकि उन्हें क्या हो, वो अपनी लाइफ को बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ क्या कर सकें, जी सकें। तो उन्होंने क्या किया,
जो इंसान जिस चीज़ में बेहतर है उसने वही काम अपना शुरू कर दिया। लेकिन स्पेशलाइजेशन से क्या हुआ, जब लोग, जैसे आप कोई इंसान अच्छा खाना बना लेता है तो वो सिर्फ खाना बना के ही तो जिंदा नहीं, मतलब जी नहीं सकता ना, उसे और चीज़ें भी चाहिए, उसे कोई प्रोडक्ट भी चाहिए, उसे घर भी चाहिए, उसे सब कुछ चाहिए। तो सिर्फ खाना बनाना ही उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे दे रखा है कि अगर ऐसा ही रहेगा कि जो इंसान जिसमें अच्छा है, जिस चीज़ में माहिर है, वही वो काम करे, तो और फैसिलिटीज उसे कहाँ से मिलेंगी? तो उसका आंसर है ट्रेड। ट्रेड यानी कि अगर मैं अच्छा खाना बना सकता हूँ तो मैं अच्छा खाना खाऊंगा भी, और अपना अच्छा खाना बना के उसे क्या करूंगा? ट्रेड करूंगा, यानी कि उसे बेचूंगा और लोगों से लोगों से पैसा लूंगा और फिर वो चीज़, वो फैसिलिटी और वो प्रोडक्ट और लोगों में दे दूंगा। अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ स्पेशलाइजेशन इज नीड फॉर ट्रेड। स्पेशलाइजेशन रिजल्ट इन a person being able to provide more than he or she needed or wants of a particular goods and services. There is a surplus beyond the personal or household needs. The surplus is then available to trade in order to acquire the goods and services produced by others. The farmer surplus food can be traded to acquiring clothes, farming tools as soon on. The more productive the farmer, the greater the surplus. The greater the surplus, the more the farmer can acquire from others. तो अब इतने लंबे चौड़े पैराग्राफ का मतलब क्या दे रखा है? यहाँ पे दे रखा है कि अब जब लोगों को क्या करा, ट्रेड करनी शुरू करी, तो ट्रेड क्या करेंगे? अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें फार्मर का एग्जांपल दे रखा है। तो अगर एक फार्मर अपनी फील्ड में क्या करता है, कोई क्रॉप उगाता है, तो समझ लो उसने गेहूं उगाए। अब वो इतने सारे गेहूं वो खुद तो नहीं खाएगा, और थोड़े बहुत खा भी लेगा, तो इतना तो नहीं है कि पूरी फील्ड के गेहूं वो सारा खुद ही खुद खा लेगा। तो जितना उसे खाना होगा उतना वो अपने पास रखेगा और उतना अपनी फैमिली के लिए रखेगा। बाकी का जो बचा हुआ होता है उसे हम बोलते हैं सरप्लस। तो उस फील्ड में से जितना उसे जरूरत थी वो उतना उसने रख लिया, बाकी का बचा हो गया हमारा सरप्लस। तो अब इस सरप्लस को वो अपने सर पे लेके नहीं डोलेगा, वो क्या करेगा, इस सरप्लस को ले जाएगा और ट्रेड करेगा, यानी कि इस सरप्लस को वो ले जाके मार्केट में बेचेगा। अब पुराने टाइम पे क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था। तो वो क्या करेगा, अपने सरप्लस को देगा और इसकी जगह पर क्लोथ्स और फार्मिंग टूल्स और भी जो चीज़ें होती हैं वो क्या कर सकता है, खरीद सकता है मतलब औरों से ले सकता है। अगर किसी को खाने की ज़रूरत है तो वो क्या करेगा, खाना लेगा और कोई और चीज़ उसे बदले में देगा। तो जैसे क्लोथ दे सकता है या फिर फार्मिंग टूल्स जो होता है वो दे सकता है। तो यही क्या होता है, ये हमारा ट्रेड होता है। तो अब फार्मर के पास जितना ज़्यादा सरप्लस होगा वो उतने अलग अलग लोगों को जाके दे सकता है और चीज़ें भी क्या कर सकता है, उन अलग अलग लोगों से ले सकता है। तो ये होता है हमारा ट्रेड। तो स्पेशलाइजेशन मीन्स, अब इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दे रखी है, स्पेशलाइजेशन मीन्स पीपल बिकम मोर स्किल्ड एंड कैन प्रोड्यूस मोर। तो यानी कि स्पेशलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंसान जिस चीज़ में माहिर है उसे उसी फील्ड में उतार दिया जाए, ताकि वो क्या हो, उसकी अपनी स्किल भी क्या हो, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, और वो जिस भी चीज़ में वो माहिर है उस चीज़ को क्या करे, अच्छे से परफॉर्म करे। तो ये हमारा स्पेशलाइजेशन हो गया। द ग्रेट द सरप्लस प्रोड्यूस द ग्रेट द पोटेंशियल टू एक्वायर मोर गुड्स एंड सर्विसेज। तो अब जो इंसान जिस चीज़ में माहिर होगा वो उस चीज़ को अच्छे से करेगा और ज़्यादा चीज़ करेगा। यानी कि अगर किसी को खाना बनाना आता है और वो चाहता है कि उसे उस खाने के बदले में और भी चीज़ें मिले, तो वो क्या करेगा, एक तो अपने लिए खाना बनाएगा और एक्स्ट्रा खाना भी बनाएगा, ताकि वो एक्स्ट्रा खाने को क्या कर सके, औरों को दे सके, और औरों को देने के बाद उनसे क्या ले सके, जो भी उसकी ज़रूरत की चीज़ें हैं। फॉर एग्जाम्पल पहले बार्टर सिस्टम होता था, तो अब किसी इंसान को खाने की ज़रूरत है और उसके पास कपड़े हैं, और दूसरे इंसान को कपड़े की ज़रूरत है और उसे खाना नहीं चाहिए, तो वो क्या करेगा, अपना खाना उस इंसान को दे देगा जिसके पास कपड़े हैं, और उसे खाना देगा और उससे कपड़े ले लेगा। तो ये हो गया हमारा स्पेशलाइजेशन। तो अब अपने नेक्स्ट पेज से हम बाकी के टॉपिक्स जो है ना कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें दे रखा है द व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस, यानी कि जो हमारा इकोनॉमिक प्रोसेस है उसकी एक व्हील हमें यहाँ पे दे रखी है। तो यहाँ सबसे पहले दिया है इनोवेशन, यानी कि किसी भी चीज़ के बारे में सोचना और फिर क्या करना, उसे इन्वेंशन, यानी कि उसे इन्वेंट करना। तो अब जैसे सबसे पहले लोगों को क्या लगा कि अगर उन्हें कोई चीज़ चाहिए तो आप फ्री में तो कोई देगा नहीं, तो उन्हें क्या लगा, उन्होंने इनोवेट किया मनी, यानी कि एक ऐसी चीज़ जिसे हम दे सकें। तो उन्होंने मनी के बारे में सोचा, इनोवेशन की, और फिर क्या करा, मनी को इन्वेंट किया। मनी को इन्वेंट करने के बाद उसमें क्रिएटिविटी करी। पहले बार्टर सिस्टम था, फिर मेटल कॉइन्स आए, फिर पेपर कॉइन आए, अब जो हमारा प्लास्टिक करेंसी है, इंटेंजिबल मनी, चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है, जो क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड होता है वो। तो हमने क्या करा, आपने मनी जो हमने इन्वेंट किया था उसमें क्रिएटिविटी करी।
अब उसे वो क्या हुआ, हार्ड वर्क हुआ, यानी कि क्रिएटिविटी करने के बाद हमने क्या करा, उसमें मेहनत करी। तो यानी कि हमने पहले एक चीज सोची, उसे इन्वेंट किया, उसमें बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी करी और अपने हार्ड वर्क से उसे कंप्लीट कर दिया। तो ये होता है हमारा द व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस। तो इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यहाँ पे रखा है द व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस बिगेन टू टर्न innovation, invention, creativity and hard work through specialization and trade. More is produced, better goods and services are produced, and the standard of living in a society rises. Specialization is associated with the concept of division of labor, that is labor becomes specialized and concentrated on certain activities. तो यानी कि जो हमारी व्हील ऑफ इकोनॉमिक प्रोसेस है, इनोवेशन, इन्वेंशन, क्रिएटिविटी एंड हार्ड वर्क, और ये जो हमारा स्पेशलाइजेशन है, यानी कि जो इंसान जिस चीज में माहिर है उससे वही काम कराया जाए, और हर इंसान क्या करे, ट्रेड करे उसके बाद, यानी कि जिसके पास जो है वो औरों के साथ भी क्या करे, ट्रेड करके शेयर करे। तो इससे क्या हुआ, स्पेशलाइजेशन और ट्रेड से क्या हुआ, लोगों के पास बेटर गुड्स एंड बेटर सर्विसेज क्या हुई, लोगों को प्रोड्यूस हुई, यानी कि लोगों के पास पहुंची, अच्छे गुड्स और अच्छी सर्विसेज लोगों तक पहुंची। और जब सब कुछ अच्छे से रहेगा तो क्या होगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा, लोगों के बीच में इंक्रीज होगा, यानी कि लोगों के रहने सहने के तरीके भी क्या हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। तो स्पेशलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन लेबर। तो स्पेशलाइजेशन हमारा कौन सा प्रोसेस है जिसमें हम डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं। अब देखो, डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे अब एक इंसान है, अब खाना बनाना बहुत हो गया, अब एक इंसान है जिसे क्या आता है, उसे बहुत अच्छी ड्रेसेस बनानी आती हैं। तो ज़रूरी तो नहीं ना कि हर इंसान को अच्छी ड्रेस बनानी आती हो। तो जो इंसान को ड्रेसेस बनानी आती होंगी तो वही लोग क्या करेंगे, वो ड्रेसेस बनाएंगे, और बाकी के लोगों को जो काम आता होगा वो करेंगे। तो यहाँ पे क्या करा हमने, अलग अलग लेबर को, जो अलग अलग लेबर है उन्हें अलग अलग चीज़ों में डिवाइड कर दिया। जिसे ड्रेस बनानी आती है वो ड्रेस बनाएगा, तो ये कुछ ड्रेस वालों का पार्ट हो गया। जिन लेबरों को खाना बनाना आता है वो खाना बनाएंगे, जिन लेबर्स को कोई और काम आता है तो वो कोई और काम करेंगे। तो स्पेशलाइजेशन यानी कि जो जिस फील्ड में जो ज़्यादा स्पेशलाइज है वही क्या करेगा, डिवीजन ऑफ लेबर का पार्ट हो जाएगा। यानी कि हर कोई ड्रेस बनाने में अच्छा नहीं होता, हर कोई खाना बनाने में अच्छा नहीं होता, तो उससे क्या हुआ, डिवीजन ऑफ लेबर हुआ। दैट इज लेबर बिकम स्पेशलाइज्ड एंड कंसंट्रेटेड ऑन सर्टेन एक्टिविटीज। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हुआ, जिस इंसान को जो चीज आती है अगर वो उसी काम को करता रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, और भी ज्यादा उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएगा, और वो उसी एक एक्टिविटी को क्या करेगा, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ उसे परफॉर्म करेगा। रेदर देन ट्राइंग टू डू एवरीथिंग और मेनी थिंग्स, अ पर्सन कॉन्सेंट्रेट हिज और हर लेबर स्किल्स ऑन वन एक्टिविटी और जस्ट अ फ्यू एक्टिविटी इन विच ही और शी इज गुड एट। यानी कि अब आप सोचो कि हम तो नहीं करेंगे स्पेशलाइजेशन, हम तो सब कुछ खुद ही कर लेंगे। तो सारा काम खुद करने से अच्छा है, या फिर ज़्यादातर चीज़ें खुद करने से अच्छा है वो करो जिसमें आप बहुत ज़्यादा क्या हो, स्पेशलाइज्ड हो, ताकि सारे काम बिगाड़ने से अच्छा है जो चीज़ आती है उसी को सही से कर लो। तो उससे क्या होगा, जो भी एक्टिविटीज़ को आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो वो ज़्यादा आपकी बेटर हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगी। आगे रखा है, इन आवर अर्ली हिस्ट्री द degree of division of labor was limited because there was relatively few producer and a limited number of goods and services. Over time, through more and more producers and more goods and services have enabled increased division of labor and more opportunities for specialization. In today's economy, we have a vast array of jobs and occupations from which to choose. In early times, there was much less variety. The advantages of specialization and trade has been recognized for a long period of time. तो यहाँ क्या दे रखा है कि अर्ली हिस्ट्री में, यानी कि पुराने समय में, पहले के टाइम पे क्या होता था, जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो बहुत ही कम हुआ करता था। अभी डिवीजन ऑफ लेबर में अभी आपको अच्छे से समझाऊंगी, यहाँ एग्जाम्पल भी दे रखा है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता था, बहुत कम होता था, और बहुत कम प्रोड्यूसर होता था, बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती थी। क्योंकि पहले के टाइम पे लोगों को क्या ज्यादा पड़ी रहती थी, बस खाना, सोना, शेल्टर और कपड़े, बस यही 4-5 लोगों की जीने की चीजें थी। आज के टाइम पे तो हर किसी को ट्रेंड चल रहा है भाई, अब तो ये भी चाहिए वो भी चाहिए। तो यानी कि अब लोगों को बहुत ज्यादा फैसिलिटीज चाहिए। पहले के टाइम पे बस खाना, सोना, शिकार करना और अपना कपड़े पहनना, काम खत्म, जिंदगी खत्म, इतना ही था। तो इसलिए डिवीजन ऑफ लेबर भी क्या था, बहुत कम था। तो जो प्रोडक्ट्स होते थे वो भी, जो गुड्स एंड सर्विसेज होती थी वो भी बहुत कम होती थी। अब यही चीजें कम है तो इतने सारे लेबर्स काम करेंगे भी क्या। लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया वैसे क्या हुआ, ज्यादा लोग क्या करने लगे, प्रोड्यूस करने लगे, अलग अलग तरह के गुड्स निकलने लगे, अलग अलग प्रोडक्ट्स आने लगे। अब ब्यूटी प्रोडक्ट, कपड़ों के प्रोडक्ट और अलग अलग प्रोडक्ट सब कुछ आने लगा, अलग अलग सर्विसेज आने लगी। तो
जैसे जैसे टाइम बीतता गया सारी चीज़ें क्या हो गई, गुड्स एंड सर्विसेज भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए। तो अब इससे क्या हुआ, जब ये गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज हुई तो उससे डिवीजन ऑफ लेबर भी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। कि अगर हमें ज़्यादा गुड्स चाहिए तो हमें लेबर भी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा सर्विसेज चाहिए तो लेबर भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। तो आज की जो हमारी इकोनॉमी है, आज जो हमारे इंडिया में, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड में जो इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा क्या है, जॉब्स और ऑक्यूपेशन की अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा फैसिलिटी और बहुत ज़्यादा गुड्स चाहिए तो हमें लेबर भी उतने ही चाहिए। तो यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दे रखा है अर्ली हिस्ट्री ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, यानी कि पहले के टाइम पे लेबर्स को कैसे डिवाइड किया जाता था। तो यहाँ पे हमें क्लॉथ मैन्युफैक्चर का दे रखा है कि कपड़े पहले के टाइम पे कैसे बनते थे, वीवर्स एंड प्रिंटर्स, यानी कि कपड़े बुनने वाले और उन कपड़ों पे बुनने के बाद क्या करता है, प्रिंट जो आता है ना हमारे, वो तो दो लोगों को डिवाइड कर रखा है। ये वीवर है, ये कपड़े बुनेंगे, और ये पेंटर है, ये क्या करेंगे, ये हमारे कपड़ों पे डिजाइन करेंगे, कुछ पेंट करेंगे, कुछ प्रिंट्स को क्या करेंगे, लगाएंगे। और ऐसे हम नेक्स्ट पेज पे देखिए जो हमारे आज के टाइम का डिवीजन है उसे भी एक बार चेक कर लेते हैं। आज के टाइम का देखो डिवीजन देखें तो देखो टुडेज डिवीजन ऑफ लेबर लीडिंग टू स्पेशलाइजेशन। और आज के टाइम का अगर हम डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं, यानी कि आज के टाइम पे कैसे कपड़े बनते हैं, तो कपड़े कैसे प्रोड्यूस होंगे, एक वीवर होगा जो कपड़े बनाएगा, एक प्रिंटर होगा जो क्या करेगा, कपड़ों को प्रिंट करेगा। लेकिन वीवर भी कैसे होंगे, अब हैंडलूम वीवर होंगे या मशीन वीवर होंगे, यानी कि अब कपड़े बनेंगे तो कैसे बनेंगे। पहले के टाइम पे तो हाथ से बुन देते थे क्योंकि मशीन तो होती नहीं थी। आज के टाइम पे तो फैसिलिटीज हो गई हैं, तो जो चाहे तो वो कुछ लोग हाथ से बने हुए कपड़े भी पहनते हैं और कुछ मशीन से बने हुए भी पहनते हैं। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल जो मशीन मेड होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, यूज करते हैं। और प्रिंटर्स, अब प्रिंटर्स कैसे होंगे, यानी कि जो लोग क्या करेंगे, हमारे कपड़ों पे प्रिंट करेंगे, यानी कि अलग अलग डिजाइन को क्या करेंगे, प्रिंट करेंगे। तो अब प्रिंटर्स भी कैसे प्रिंट करते हैं, ऐसा नहीं कुछ भी उठाया कुछ भी छाप दिया। अब तो ट्रेंड के हिसाब से होता है सब कुछ, कि भाई ये ट्रेंड चल रहा है, ये इंस्टाग्राम पे ये ट्रेंड है, हमें तो कपड़े भी यही चाहिए, यही कपड़े लेंगे तभी तो ये ट्रेंड हमारा फुलफिल होगा, तभी तो ये डिजाइन हमारा आएगा। तो ऐसे वैसे नहीं लेंगे, जो ट्रेंड चल रहा है उसी के हिसाब से प्रिंट कराएंगे कपड़ों पे। अब तो ये वीवर और प्रिंटर में डिवीजन हो गए 3 तरह के। देखो अब डिजाइनर देखो, अब हमें कपड़े भी सीधे साधा नहीं पहनने, अब हमें कपड़े भी डिजाइन के साथ पहनने। पहले के लोग क्या करते थे, एक साड़ी उठाई पहनी, काम खत्म। लड़कों ने कुर्ता उठाया, पजामा उठाया, काम खत्म। अब क्या है, अलग अलग तरह के कपड़े आ रहे हैं डिजाइन वाले। तो डिजाइनर होता है उनके लिए कि अब अलग अलग तरह के कपड़े आएंगे तो अलग अलग इंसान होंगे ना जो क्या करेंगे, अलग अलग तरीके के कपड़े डिजाइन करेंगे। कुछ होते हैं जो ट्रेडिशनल ड्रेस को डिजाइन करते हैं, कुछ होते हैं जो वेस्टर्न ड्रेसेस को डिजाइन करते हैं। तो अलग अलग डिजाइनर होते हैं। तो इसमें यहाँ क्या हो गई, लेबर आ गए अलग अलग। फॉलोइंग लेटेस्ट ट्रेंड, अब बिल्कुल जो लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से ही तो कपड़ों को डिजाइन करा जाएगा। अभी देखो फॉर एग्जांपल ट्रेंड चल रहा है क्रॉप टॉप का, तो आपको क्या करेगा, आप एक ऐसा डिजाइनर होगा जो क्या करेगा, क्रॉप टॉप के हिसाब से डिजाइन निकालेगा। अभी ट्रेंड चल रहा है हमारी जो प्लीटेड स्कर्ट होती है उनका ट्रेंड चल रहा है, तो जो डिजाइनर होगा वो क्या करेगा, ट्रेंड के हिसाब से स्कर्ट को डिजाइन करेगा। अब ये हो गया डिजाइनर का लेबर, और उसमें भी फॉलोइंग ट्रेंड का फॉलोइंग ट्रेंड, जब ट्रेंड के हिसाब से कैसे डिवीजन होगा वो वाला। अब मैन्युफैक्चर ऑफ रेडीमेड गारमेंट, अब जो हमारे जो आर्टिफिशियल गारमेंट्स होती हैं, जो रेडीमेड होती हैं, जिन्हें हम बनवाते नहीं है हाथ से, अब इनमें भी डिवीजन है। अब मेंस वियर एंड वुमेन्स वियर, यानी कि लड़कों के अलग लड़कियों के अलग। अब लड़कों में भी अलग अलग हैं, कुर्ता शर्ट। लड़के भी एक तरह के कपड़े नहीं पहनेंगे, पहले तो सब कुर्ता पजामा पहनते हैं, अब क्या है कुछ लोग कुर्ता पहनेंगे, कुछ लोग शर्ट्स पहनेंगे। लड़कियों में स्कर्ट पहनेंगे, फ्रॉक पहनेंगे और चुंदीदार। तो यानी कि कुछ लड़कियां होंगी क्या होंगी, स्कर्ट पहनेंगे, जो वेस्टर्न ड्रेसेस होती हैं। तो वेस्टर्न ड्रेसेस हो गई स्कर्ट एंड फ्रॉक्स, और जो हमारी इंडियन जो ट्रेडिशनल ड्रेसेस होती हैं वो। तो देखो कितना ज्यादा डिवीजन हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेबर डिवीजन बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो यही होता है, सो द स्पेशलाइजेशन एंड द डिवीजन ऑफ लेबर कंटिन्यूज। तो इसी की तरह क्या रहता है, अब कुछ टाइम और बीत जाएगा तो इसमें भी और ज्यादा लेबर्स हमारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो अब बस हमारा चैप्टर कंप्लीट ही होने वाला है, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। यहाँ दे रखा है, when the European first come to North America many hundred years ago, they discovered that the Red Indians, original inhabitants, were adept and skillful at trading. They were particularly good at hunting and were able to kill animals and obtain fur beyond their needs. This could be called as specialized skills. तो यानी कि जब यूरोपियंस क्या आए थे पहली बार, यानी कि यूरोप जो ब्रिटिशर्स थे या फिर हम कह सकते हैं जो अमेरिकन्स थे, जब ये पहली बार क्या आए थे, इंडिया आए थे,
जब बहुत साल पहले, हजारों साल पहले, जब यूरोपियन जो लोग थे, जब ये इंडिया आए थे, तो इन्होंने क्या देखा, तो रेड इंडियंस है। रेड इंडियंस यानी कि जो हमारे नेचुरली जो इंडिया के लोग हैं, क्योंकि यूरोप कंट्री के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, लेकिन इंडियन इतने ज़्यादा गोरे नहीं होते। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नाम दे दिया रेड इंडियंस। तो रेड इंडियंस को उन्होंने क्या देखा कि ये तो, जब यूरोपियंस ने देखा कि इंडियंस क्या है, ये तो बहुत ज़्यादा स्किलफुल है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड है किस चीज़ में, हंटिंग करने में, यानी कि जानवरों को मारने में और उन जानवरों का फर्स निकालने में। यानी कि जैसे अब यूरोप की कंट्रीज में बर्फ पड़ती है, बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, तो उन्हें क्या चाहिए, गर्म कपड़ों की ज़रूरत है। लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज में इतने ज़्यादा स्किलफुल लोग नहीं थे जो इतने आसानी से जानवरों को मार सके और उनके फर्स जो होते हैं उन्हें निकाल सकें। लेकिन जब उन्होंने इंडिया आके देखा तो रेड इंडियंस क्या है, बहुत ज़्यादा स्किल हैं, कि बहुत ज़्यादा स्किल्ड है, यानी कि बहुत ज़्यादा उनमें अच्छी क्या है, ट्रेनिंग है, कह सकते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड है जानवरों को मारने में और उनके फर्स जो होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, जो गरम गरम बाल होते हैं जानवरों पे, उन्हें निकालने में। तो उन्होंने क्या कहा कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड स्किल है इंडियंस में। तो दे कुड देयरफॉर provide furs for trade with Europeans. The European received fur that were valuable back in Europe. In return, the Europeans gave different goods to the Red Indians. यानी कि अब देखो, जब यूरोपियंस यहाँ आए तो अब यूरोप में इतनी ठंड पड़ती है, तो वहाँ की फर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब यूरोप में जहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत होगी तो उसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। ठंड पड़ती है तो वहाँ पे फर्स की वैल्यू क्या थी, ज़्यादा थी, क्योंकि फर्स क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। तो इसलिए यूरोप में जो फर्स थे उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी, लेकिन इंडिया में इतनी वैल्यू नहीं थी फर्स की। तो यूरोपियंस क्या करते थे, इंडियन लोगों से फर्स लेते थे और क्या करते थे, इंडियन लोगों को रिटर्न में क्या देते थे, कोई भी गुड, कोई भी प्रोडक्ट क्या करते थे, इंडियंस को दे दिया करते थे। द एक्सचेंज देयरफॉर टुक प्लेस बाय ट्रेडिंग वन और मोर आइटम्स फॉर अनदर आइटम्स, दैट इज थ्रू अ बार्टर। तो यानी कि जब हम ये क्या करते थे, ये वाला ट्रेड जो होता है, एक गुड दे के हमने क्या करा, फर्स दिए और बदले में कोई भी प्रोडक्ट ले लिया। जरूरी नहीं कि वो कुछ एक स्पेसिफाइड चीज ही हो, वो कोई भी प्रोडक्ट हमें दे देते थे। तो यह क्या होता है, ये जो किसी भी गुड को किसी भी चीज के लिए ले लेना, किसी भी प्रोडक्ट को किसी भी प्रोडक्ट के लिए ले लेना, ये क्या होता है, हमारा बार्टर सिस्टम होता है। तो बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स, तो इसे देख लेते हैं। बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज फॉर अनदर गुड्स एंड सर्विसेज, लाइक अ बैग ऑफ व्हीट फॉर अ बैग ऑफ राइस, सॉरी अ बैग ऑफ राइस फॉर अ बैग ऑफ व्हीट। तो बार्टर क्या होता है, बार्टर में ये होता है कि कमोडिटी में एक चीज होती है कि यही लेंगे, लेकिन बार्टर में क्या होता है, बार्टर में तो कुछ भी ले लो। एक चावल के बैग के लिए आप एक गेहूं का बैग दे सकते हो। तो ये हो जाएगा हमारा बार्टर सिस्टम। एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन दिस मेथड इज रेफर टू एज बार्टर सिस्टम। और जब ऐसी इकोनॉमी चल रही हो, यानी कि जब इस तरह से क्या हो, लोगों में लेन देन हो, तो उसे बोलते हैं हम बार्टर सिस्टम। बार्टर इज अ टाइप ऑफ ट्रेड दैट डज नॉट यूज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो बार्टर में क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं यूज होता। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, एक स्पेशल चीज होती है, एक पर्टिकुलर चीज होती है कि हम यही यूज करेंगे। लेकिन बार्टर में क्या है, बार्टर में आप कोई भी प्रोडक्ट दे सकते हो, तो ये कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज नहीं हुआ। अब यही हमें एक एग्जांपल दे रखा है कि अगर एक इंसान क्या है, अगर उसे 1 किलो चावल चाहिए तो वो क्या करेगा, बदले में क्या करेगा, 1 किलो जो है वो राइस के बदले में कोई भी 1 किलो चीज़ दे देगा। अगर आपको 1 किलो चावल चाहिए तो आप इस 1 किलो चावल के लिए कोई भी 1 किलो चीज़ दे सकते हो। 1 किलो गेहूँ, 1 किलो दाल, कुछ भी आप दे सकते हो। सेलर और बायर आपस के बीच में ये क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने लास्ट दिया है इस पेज का लास्ट पैराग्राफ, एज लॉन्ग एज द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज मेड अप ऑफ रिलेटिवली फ्यू गुड्स एंड सर्विसेज, दिस टाइप ऑफ सिस्टम वॉज फंक्शनली सक्सेसफुल। हाउएवर, a society advance and a much greater volume and diversity of output is produced, bartering become very complicated and cumbersome. What if you could not agree with someone with the worth is exchanged you would not want the other person had? To solve the problem, human develop what is called commodity money like salt, tea, tobacco, etc. तो यहाँ पे दे रखा है हमें इतने बड़े पैराग्राफ में कि अगर इसी तरह से हमारी इकोनॉमी क्या है, चलती रहती है, तो अगर कुछ गुड्स और कुछ सर्विसेज को तो हम देख लेते हैं कि हाँ, अगर हमें आज गेहूं की ज़रूरत है, शायद कल चावल की ज़रूरत होती है, इसलिए हम एक्सचेंज कर लेते हैं। लेकिन तब क्या होगा कि जब लोगों को, अगर आपको 1 किलो गेहूँ चाहिए और कोई सामने वाला आपको 1 किलो क्या दे रहा है, समझ लो 1 किलो वो आपको
तो अगर कोई इंसान आपको 1 किलो गेहूं दे रहा है और बदले में आपके अगर आपको 1 किलो गेहूं देने हैं तो बदले में वो आपको कुछ देगा ना। तो बदले में अगर वो आपको कोई ऐसी चीज दे रहा है जिसकी आपको जरूरत ही नहीं है तो आप क्या कर दोगे, मना कर दोगे। लेकिन उस इंसान को तो गेहूं की जरूरत है क्योंकि खाना तो हर कोई खाता है, और लेकिन आपने मना कर दिया। तो ये क्या होगा, ऐसे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाती हैं कि अगर आप नहीं देना चाहोगे तो वो आप नहीं दोगे, क्योंकि तो एक्सचेंज ऑफ मीडियम नहीं है ना। यहाँ पे आप बार्टर सिस्टम नहीं यूज, आप यहाँ पे बार्टर सिस्टम यूज कर रहे हो। कोई एक पर्टिकुलर चीज तो है नहीं कि जिसकी हर चीज को हर किसी को उसकी जरूरत पड़ेगी। अब पैसा है, पैसा तो एक ऐसी चीज है कि जिसे आज नहीं तो कल हमें जरूरत पड़ ही जाएगी। लेकिन जरूरी तो नहीं ना कि अगर समझ लो कि आपने 1 किलो 1 kg वीट के लिए किसी ने आपको क्या दिया, 1 kg राइस दे दिया, लेकिन अभी आपको राइस की जरूरत नहीं पड़ रही। और अगर आप कितने टाइम तक राइस को संभाल के रख सकते हो, एक टाइम के बाद तो राइस क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। अगर आप उन्हें ऐसे ही रखोगे या उन्हें चूहे खा लेंगे या फिर कुछ ना कुछ, तो उन राइस वो क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे। लेकिन पैसा तो ऐसी चीज नहीं है ना, पैसा अगर आज नहीं जरूरत पड़ी तो कभी ना कभी तो पैसे की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। और अगर पैसे की जरूरत नहीं भी पड़ती तो रखे रखे खराब नहीं होगा। तो इसलिए क्या होता कि इस जो बार्टर सिस्टम था, इससे क्या होने लगी, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस खड़ी होने लगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने लगी। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लोगों ने क्या किया, कमोडिटी मनी को इन्वेंट किया। कमोडिटी मनी को उन्होंने एक्सेप्ट किया कि अब हम एक पर्टिकुलर चीज ही लेंगे। जरूरी नहीं कि हम 1 किलो चावल के लिए आप 1 किलो चावल के लिए आप 1 किलो गेहूं दो, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमें एक ही चीज चाहिए, 1 किलो चावल के लिए भी टी, 1 किलो गेहूं के लिए भी टी। तो उन्होंने क्या किया, एक स्पेशल चीज निकाल दी कि यही हम यूज करेंगे। तो कुछ लोग सॉल्ट यूज करते थे, कुछ कंट्रीज में सॉल्ट यूज होता था, कुछ कंट्री में टी यूज होती थी, कुछ कंट्रीज में टोबैको यूज होता था। तो ये क्या होता था, कमोडिटी मनी होता था। तो बाकी का बचाओ हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। अ कमोडिटी इज बेसिक आइटम यूज्ड बाय A commodity is basic item used by almost everyone. In the past, seed, tea, tobacco, cattle and seeds were commodities and therefore once used as money. तो commodity क्या है कि ये हर लोगों के लिए क्या होगी, बहुत ज़्यादा बेसिक होगी, हर कोई इसे यूज़ करेगा। जैसे सॉल्ट भी हर अपने खाने में हर कोई यूज़ करता है, टी को भी लोग यूज़ करते हैं, टोबैको को भी यूज़ करते हैं, कैटल्स जो होती हैं हमारे जानवर होता है उन्हें भी हम यूज़ करते हैं, सीड्स को भी हम यूज़ करते हैं। सीड्स को यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, फील्ड में लगा सकते हैं, उन्हें आगे यूज़ कर सकते हैं। तो कमोडिटीज़ को क्या है, ज़्यादातर हर कोई यूज़ करा करता था एज money. So, however, using commodity as money had other problems. Carrying bags of salt and other commodities were hard and the commodity were difficult to store or were perishable. People therefore started using metal objects as coin and later paper as money. These were more convenient than salt, tea and seeds. तो अब कमोडिटी मनी से क्या होने लगा, कमोडिटी मनी से भी क्या होने लगी, प्रॉब्लम होने लगी। कमोडिटी मनी से कैसी प्रॉब्लम होने लगी कि अब लोगों को उन्हें कैरी करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती थी। कि जैसे अगर आप सॉल्ट लेके जा रहे हो तो इतना सारा सॉल्ट, आप अगर आपको कोई ज़्यादा चीज़ चाहिए तो आपको ज़्यादा सॉल्ट देना पड़ेगा। तो अब इतना ज़्यादा सॉल्ट आप कैरी करके लेके जाओगे तो वो एक परेशानी होती थी। अब टी, कैटल, अब आपको क्या चाहिए, अगर आपको कैटल जैसे यहाँ पे दे रखा है, अगर आपको क्या चाहिए, 1 किलो चावल चाहिए तो आप भले ही जो समझ लो 10 किलो चावल चाहिए तो आप 1 कैटल दे दोगे। लेकिन अगर आपको 5 किलो चावल चाहिए तो क्या कैटल को आधा करके दोगे, कैटल को काट के दोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो इससे क्या होने लगी, प्रॉब्लम्स होने लगी। तो उन बैग्स को लेके जाना और कमोडिटीज को लाना, इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान होने लगे। तो उन्होंने क्या किया, पीपल देयरफॉर स्टार्ट यूजिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स। मैंने बताया था ना, बाटा सिस्टम से कमोडिटी मनी, कमोडिटी मशीन से क्या आ गए, लोग मेटल कॉइन्स में आ गए। तो लोगों ने मेटल कॉइन इन्वेंट कर दिए। अब इतने सारे मेटल कॉइन्स लेके जाने से अच्छा लोगों ने समझा हम पेपर मनी को इन्वेंट करें, क्योंकि मेटल कॉइन भी क्या हो जाते थे, भारी हो जाते थे लेके जाना। तो उन्होंने मेटल कॉइन की जगह पे पेपर मनी को क्या कर दिया, इन्वेंट कर दिया। और ये पेपर मनी और मेटल कॉइन क्या थे, ज़्यादा बेहतर थे एज कम्पेयर टू सॉल्ट, टी एंड सीड से। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। आगे हमें दे रखा है हमारा कॉइन एंड पेपर मनी। तो studies have shown that metal objects in different form and shapes were introduced as money many thousand years ago, probably around 5000 BC. By 700 BC, metal coins were introduced as money. Countries were soon minting their own series of coins with specific values. Metal was used because it was readily available, easy to work with and could be recycled. Since coins were given a certain value, it became easier to compare the cost of item people wanted. तो अब स्टडीज के मुताबिक अगर हम देखें कि जो लोगों ने देखा है उसके मुताबिक अगर हम बात करें कि जो मेटल कॉइन है वो बहुत ही पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, यानी कि 5000 BC से लेके 700 BC से क्या है, मेटल कॉइन इन्वेंट हो गए थे। और जब मेटल कॉइन इन्वेंट हो गए थे तो कंट्रीज ने क्या किया,
अलग अलग मिंटिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। मिंटिंग क्या होती है? एक मेटल कॉइन पे क्या करना, कोई भी प्रिंट करना कि ये एक सिंबल है, इसे हम मेटल कॉइन पे प्रिंट करेंगे। तो ये चैप्टर 1 में हमने पढ़ा है मिंटिंग क्या होता है। तो कॉइन्स जो लोगों ने क्या करा, अलग अलग तरह के अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग कॉइन चलते थे, तो मिंटिंग प्रोसेस भी अलग अलग होता था। तो अब जब क्या हुए, मेटल्स वर यूज्ड। अब देखो जब मेटल यूज करेगा तो क्या हुआ, मेटल काफी लंबे समय तक यूज करेगा। आज भी हम क्या करते हैं, मेटल कॉइन्स को यूज करता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजीली अवेलेबल है, क्योंकि मेटल तो अर्थ में ही है, जो हमारे मेटल्स हैं वो हमें इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। और क्या है, ये रिसाइकल भी हो सकते हैं मेटल कॉइन्स। ऐसा तो नहीं ना कि एक बार ही खराब हो गया तो हो गया, इन्हें क्या कर सकते हैं, हम बार बार रिसाइकल कर सकते हैं। तो सिंस कॉइन वर गिवन अ सर्टेन वैल्यू एंड इट बिकम इजियर टू कंपेयर द कॉस्ट, यानी कि अब जब हमने एक कॉइन को क्या दे दी, एक स्पेसिफिक वैल्यू दे दी, तो अब एक कॉइन जैसे हमारा 1 रुपए का एक कॉइन होता है और 2 रुपए का कॉइन होता है और 5 रुपए का कॉइन होता है। तो अब इसमें क्या है, अलग अलग वैल्यूज हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर कॉस्ट को कंपेयर कर सकते हैं कि 1 रुपए की चीज है तो 1 रुपए का कॉइन दो, 2 रुपए की चीज है तो 2 रुपए का कॉइन दो। तो कॉस्ट को कंपेयर करने में भी क्या होने लगा, हमारे कॉइन्स काफी ज्यादा हमारी हेल्प करने लगे। आगे दिया है सम ऑफ द अर्लीस्ट नोन पेपर मनी dates back to China, where the issue of paper money become common from about AD 806 onwards. Paper money are notes with standardized characteristics issued as money. China experienced over 500 year beginning in 1455. The use of paper money in China disappeared for several hundred years. This was still many years before the paper currency would appear in Europe and 3 centuries before it was considered common. तो अब हमने क्या देखा था, चैप्टर 1 में हमने देखा था कि सबसे पहला पेपर नोट किसने इन्वेंट किया था, चाइना ने इन्वेंट किया था। तो जब चाइना में पेपर मनी इन्वेंट हुआ तो काफी लंबे समय तक क्या करा, पेपर मनी को यूज करा गया। तो चाइना एक्सपीरियंस ओवर 500 ईयर ऑफ पेपर मनी, तो यानी कि 500 सालों तक क्या किया गया, पेपर मनी को यूज किया गया चाइना में। लेकिन क्या हुआ, कुछ टाइम के बाद then beginning in 1455 यानी कि 1455 में यूज ऑफ पेपर मनी क्या हो गया, अचानक से बंद कर दिया गया चाइना में, पता नहीं किस लिए। लेकिन चाइना में क्या हुआ, पेपर मनी को वापस क्या कर दिया, बंद कर दिया गया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कुछ सालों के बाद लोगों ने क्या किया, पेपर मनी को वापस स्टार्ट किया। और यूरोप में क्या किया, 3 सेंचुरीज तक क्या किया, पेपर मनी को कंटिन्यूसली यूज किया। और पेपर मनी को इतना लंबे समय तक यूज करने के बाद क्या हो गया कि पेपर मनी यूज करना क्या हो गया, बहुत ज्यादा कॉमन मानने लगे। तो अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे दे रखा है हमें मॉडर्न करेंसीज, तो इन्हें भी पढ़ लेते हैं, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो इन मॉडर्न सोसाइटी टुडे कॉइन्स एंड पेपर मनी आर द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ मनी. Money is also called a currency or a unit of exchange. In India, the currency we use is called the Indian rupee. We pay money in the form of rupees to buy things. We also pay in paisa, which are called fractional rupees. Rupees or paisa are modern currencies used today, unlike in the olden days when the people used barter. तो यहाँ इतने बड़े पैराग्राफ में क्या अंदर रखा है मैं बताती हूँ अभी आपको कि अब जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है इसमें क्या होता है, कॉइन्स और पेपर मनी को सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। सबसे कॉमन वे है पैसे को यूज करने का, पेपर और कॉइन्स को यूज करना। तो जो है पैसा क्या है, पैसे को हम करेंसी भी बोलते हैं और यूनिट ऑफ एक्सचेंज भी बोलते हैं। तो इंडिया में कौन सी करेंसी यूज होती है, इंडिया में हमारी इंडियन रुपी, जो ये वाला साइन है ये हमारे ही तो जो पैसा है यानी कि जो हमारा इंडियन रुपी है उसका साइन है, उसका सिंबल है। तो इंडिया में इंडियन रुपी को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। वी पे मनी इन द फॉर्म ऑफ रुपीज। तो जब हमें कुछ खरीदना होता है तो हम कैसे पे करते हैं, हम रुपी के फॉर्म में क्या करते हैं, किसी भी चीज को खरीदते हैं। और पहले क्या होता था, पहले तो पैसा भी यूज होता था, 50 पैसा 25 पैसा, अब तो बंद हो गया। लेकिन पहले क्या होता था, पैसे भी यूज करते थे और रुपीज को भी यूज करते थे, विच आर कॉल्ड फ्रैक्शनल रुपी। और पैसे को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल रुपी भी बोलते हैं। और रुपी एंड पैसा आर मॉडर्न करेंसीज यूज टुडे अनलाइक द ओल्डन डेज वर पीपल यूज्ड बार्टर। तो अब जो है रुपी और पैसे को हम कैसे यूज करते हैं, जैसे पहले के जमाने पे लोग बार्टर सिस्टम को यूज करते थे, तो ऐसे ही अब हम क्या करते हैं, आज मॉडर्न डेज मॉडर्न करेंसीज को हम रुपीज और पैसे को आज मॉडर्न करेंसी के फॉर्म में हम यूज करते हैं। जस्ट एज इन इंडिया वी यूज इंडियन रुपी, डिफरेंट कंट्री हैव डिफरेंट करेंसीज। इन ईच कंट्री द करेंसी ऑफ द कंट्री इज यूज्ड बाय द पीपल फॉर परचेजिंग गुड्स एंड सर्विसेज। तो इंडिया में हम क्या करते हैं, इंडियन रुपी को यूज करते हैं। तो ऐसे ही जिस तरह हम इंडिया में इंडियन रुपीज को यूज करते हैं, तो अलग अलग कंट्रीज में क्या होता है, अलग अलग करेंसीज को लोग यूज करते हैं। तो पिछले जो नेक्स्ट वाला पेज है उसमें हमें क्या दे रखा है, अलग अलग कंट्रीज की करेंसी दे रखी है, तो उसे भी हम चेक कर लेते हैं।
तो यहाँ हमें कंट्रीज दे रखी हैं कुछ, तो यहाँ दे रखा है अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना में करेंसी का नाम क्या होता है? अर्जेंटीनो पैसो। यानी कि जैसे हमारे यहाँ रुपए होते हैं कि 50 रुपए 100 रुपए, तो उधर रुपए होते हैं वो क्या होता है? इंडियन रुपी होती हैं, वो हमारे करेंसी का नाम है। तो अर्जेंटीना का क्या है? पैसो। और पैसो का सिंबल क्या होता है? ऐसा। ऑस्ट्रेलिया में यूज होता है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, ब्राजील में यूज होता है ब्राजीलियन रियल, कनाडा में कैनेडियन डॉलर, ये इन सब के सिंबल हैं। चाइना में यूज होता है चाइनीज यॉन, और फ्रांस में यूज होता है यूरो, जर्मनी में भी हम यूरो को यूज करते हैं, इंडिया में हम इंडियन रुपी को यूज करते हैं, ये हमारा सिंबल है। यूनाइटेड किंगडम में हम ब्रिटिश पाउंड को यूज करते हैं, ये ब्रिटिश पाउंड का सिंबल है, यहाँ पे साइन दे रखा है। यूनाइटेड स्टेट यानी कि यूएसए में क्या यूज होता है? यूनाइटेड स्टेट डॉलर, तो यहाँ पे हमें डॉलर का सिंबल दे रखा है। और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।